NCERT बुक फॉर क्लास 12 बायोलॉजी हिंदी मीडियम चैप्टर 2। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन। क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि पादप लैंगिक प्रजनक हैं? असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते, सूंघते तथा जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं, और उनके भरपूर रंग आदि, यह सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है। सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डालें तो अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं, ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। आइए इस अध्याय में आकारिक संरचना तथा पुष्पी पादपों आवृत बीजों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझें। पुष्प आवृत बीजों का एक आकर्षण अंग। प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकटस्थ संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक रहे हैं। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाएं जिनका आभूषणात्मक श्रृंगारिक महत्व हो तथा जिन्हें घर एवं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। वर्तिकाग्र, पंखुड़ी, परागकोश, वर्तिका तंतु, बाह्यदल, अंडाशय। बगीचे में उगाया जाता हो। आप 5 उन पुष्पों का पता करें जिन्हें आपके परिवार द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान उपयोग किया जाता है। क्या आपने कभी पुष्पों की खेती, फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि के बारे में सुना है? इसका क्या तात्पर्य है? एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकारिकीय एवं भ्रूणी आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। आपने कक्षा 11 में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। 2.1 आपको एक प्ररूपी पुष्प के विशिष्ट अंगों को पुनः स्मरण करने में सहायक होगा। क्या आप एक पुष्प के 2 अंगों के नाम बता सकते हैं जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली 2 इकाइयाँ होती हैं? निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आद्यक, फ्लोरल प्राइमोर्डियम के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। पुष्पक्रम की रचना होती है जो पुष्पी कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जायांग विभेदित एवं विकसित रहती हैं। आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंख केसरों का गोला एक चक्कर नर जनन अंग का तथा जयांग स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। 2.2.1 पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। चित्र 2.2 में एक विशिष्ट प्रारूपी पुंकेसर 2 भागों में विभक्त रहता है।
इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु फिलामेंट कहलाता है तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाता है। तंतु की समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन का या पुष्प दल से जुड़ा होता है। पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होती है। अगर आप 10 पुष्पों प्रत्येक भिन्न प्रजाति से एक एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर रखें तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है जो प्रकृति में विद्यमान है। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानीपूर्वक अवलोकन तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों में परागकोशों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है। जैसा कि इस तरफ चित्र दिया गया है, एक प्रारूपिक पुंकेसर व एक परागकोश। एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। चित्र 2.2 प्रायः एक अनुलंब खांच प्रवारक कोष्ठ की अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। आइए परागकोश चित्र 2.3 ब के एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा अनेक संयोजन को समझें। एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या संयुक्त सुव्यक्त होती है। परागकोश एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर लघुबीजाणुधानी समाहित होती है जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। एक बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागफूटी पोलन सैक्स बन जाती है। यह अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और पराग कणों से ठसाठस भरे होते हैं। लघुबीजाणुधानी की संरचना एक अनुप्रस्थ काट में एक प्ररूपी लघुबीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। चित्र 2.3 ब एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, एंडोथेसियम, अंतस्थीसियम मध्य परत तथा टेपिटम बाहर की ओर की 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं तथा परागकोश के स्फुटन में मदद के कर परागकण अवमुक्त करती हैं। इसकी सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक अब आप चित्र को देखिए। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, मध्य परत टेपिटम, बीजाणु जन उत्तक, अंतस्थीसियम, अंतस्त्वना संयोजी टेपिटम, अंतस्त्वचा, अंतस्थीसियम मध्य परत, लघु बीजाणु मातृकोशिका टेपिटम। परागकण चित्र 2.3 एक आवश्यक परागकोश का अनुप्रस्थ काट है। ब भित्ति परतों को प्रदर्शित करते हुए एक लघु बीजाणुधानी का विस्तरित परिदृश्य। स एवं स्फुटित परागकोश केंद्रकों से युक्त होती है। क्या आप यह सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टेपिटल कोशिका द्विकेंद्रीय बन सकती है? जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणुजन उत्तक कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। लघु बीजाणु जनन जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन उत्तकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती हैं। चतुष्टय की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होगी? जैसा कि बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मातृकोशिका होती है। एक पराग मातृकोशिका से
अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। चित्र 2.3 और जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और परागकणों चित्र 2.3 अ के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश एक स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। चित्र 2.4 कुछ परागकणों का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी परिदृश्य। परागगण परागकण नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप हिबिस्कस गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अंगुलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह परागकण छिड़के और एक सूक्ष्मदर्शी में देखें। आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विन्यास, आकार, रूप, रंग एवं बनावट में भिन्न दिखते हैं। परागकण सामान्यतः गोलाकार गोलीय होते हैं जिनका व्यास लगभग 25-50 माइक्रोमीटर होता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बाह्य चोल कहते हैं जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत कर सके। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होते हैं। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि उनमें स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है। बाह्य चोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी स्तंभों की पंक्तियां प्रदर्शित की गई हैं। चित्र 2.4 आपका क्या विचार है? बाह्य चोल सख्त कठोर होना चाहिए। जनन छिद्र से के क्या अर्थ हैं? पराग कण की आंतरिक भित्ति को अतः चोल कहा जाता है। यह एक पतली तथा सतत परत होती है जो सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। परागकण का जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें 2 कोशिकाएं, कायिक कोशिकाएं तथा जनन कोशिकाएं समाहित होती हैं। चित्र 2.5b अब देखें। एक परागकण चतुष्टक का परिवार्धित दृश्य व एक लघु बीजाणु का एक परागकण के रूप में परिपक्व होने के विभिन्न चरण। रसधानी, केंद्रकी, एसीमेट्रिक तंतु, कायिक कोशिका, प्रजननी कोशिका, जनन कोशिका। कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। यह तुरकू आकृति घने जीव द्रव्य और केंद्रक वाला है। 60% से अधिक आवृत बीजी पादपों के परागकण इस 2 कोशी चरण में झड़ते या संगलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले 3 चरणीय 2 नर युग्मकों को बनाते हैं। अनेक प्रजातियों का परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनी वेदना पैदा करते हैं जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, दमा, श्वसनी शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाती है। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई जो परागकण एलर्जी का कारक है। परागकण पोषणों से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों
के रूप में पराग गोलियों टैबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों घोड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। जैसे कि सब दवाई आप दे सकते हैं। पोलन उत्पाद। परागगण जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता अंकुर क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जहां यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। आपके विचार से परागगण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? कौन सा परागगण कितने समय तक जीवक्षम रहता है तथा बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं, जबकि गुलाबवत, रोजसी, लेग्यूमिनोसी तथा सोलनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। आपने शायद सुना हो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवर के वीर्य शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है। बहुत से प्रजाति के परागकणों को द्रव्य नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार बैंक की भांति पराग भंडारों बैंकों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। वर्तिकाग्र युक्तांडपी अंडाशय पुष्पासन अंडप हाइलम फनिकल बीजांड द्वारा बीजांड द्वारी शिरा बाह्य आवरण अंतः आवरण बीजांडकाय भ्रूण कोश कैलेजल शिरा या निभाकी शिरा। चित्र 2.7 गुड़हल के एक विच्छेदित पुष्प में स्त्री केसर का प्रदर्शन। अन्य पुष्पीय अंग निकाले गए। दर्शाया गया है कि वह पैपावर के बहुअंडपी युक्तांडपी स्त्री केसर स माइसेलिया के बहुअंडपी युक्तांडपी स्त्री केसर द एक प्ररूपी प्रतीय बीजांड का चित्रात्मक दृश्य है। 2.2 स्त्री केसर गुरु बीजाणुधानी बीजांड तथा भ्रूणकोश। जयांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जयांग एक स्त्री केसर एकांडपी या बहु स्त्री केसर बहुअंडपी हो सकते हैं। जहां पर ये एक से अधिक होते हैं वहां स्त्री केसर आपस में संगलित युक्तांडपी हो सकते हैं। चित्र 2.7 बी या फिर से आपस में स्वतंत्र व्युक्तांडपी। चित्र 2.7 स प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। चित्र 2.7 अवर्तिकाग्र वर्तिका तथा अंडाशय वर्तिकाग्र परागकणों के अवतरण मंच का काम करता है। वर्तिका एवं दीर्घीकृत पतला इकहरा भाग है जो वर्तिका के नीचे होता है। स्त्री केसर के आधार पर उभरा फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा कोष्ठक होती है। गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर अपरा नाड़ स्थित होती है। आप कक्षा 11 में पढ़ी हुई अपरा की परिभाषा एवं प्रकारों का स्मरण करें। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक गेहूं धान आम से लेकर अनेक पपीता तरबूज तथा आर्किड तक हो सकती है। गुरु बीजांडधानु बीजांड। आइए एक प्ररूपी आवृत बीजी बीजांड की चित्र 2.7 द संरचना की से परिचित हुए। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक वृत्त या डंठल जिसे बीजांडा वृत्त कहते हैं द्वारा अपरा से जुड़ी होती। बीजांड की काया
बीजांड वृत्त के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संगलित होती है, अतः यह नाभिका बीजांड एवं बीजांड वृत्त के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होता है। केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरे रहता है। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग कैलाज होता है, जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यावरणी घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है, जिसे बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय केंद्रक की कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। बीजांडकाय भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद बीजांडकाय में स्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है, जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। गुरु बीजाणु जनन गुरु बीजाणु मातृकोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मृत कोशिका से बीजांड काय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं। यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीवद्रव्य से समाहित एवं एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। गुज बीजाणु मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। गुरु बीजाणु मातृकोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणु का उत्पादन होता है। स्त्री मादा युग्मकोद्भिद अधिकांश पुष्पी पादप में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है, जबकि अन्य 3 अविकसित अपभ्रष्ट हो जाते हैं। चित्र 2.8b केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणु विकास कहा जाता है। बीजांडकाय की कोशिकाओं को गुरु बीजाणु मातृकोशिका क्रियाशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मकोद्भिद की सूत्रगुणता क्या होगी? आइए भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा विस्तार से अध्ययन करें। चित्र 2.8b क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रक के न्यूक्लियाई बनाते हैं, जो विपरीत ध्रुवों को चले जाते हैं और 2 न्यूक्लिएट केंद्रीय भ्रूणकोश की रचना करते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रकीय विभाजन के परिणामस्वरूप 4 केंद्रीय न्यूक्लिएट और तत्पश्चात 8 केंद्रीय न्यूक्लिएट भ्रूणकोश की संरचना करते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये सूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्रक न्यूक्लियर है, जो केंद्रकीय विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता है। 8 न्यूक्लियर चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है, जो विशिष्ट प्ररूपी मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के संगठन का रूप लेती है। भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन कीजिए। चित्र 2.8b 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती हैं और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रीय कोशिका में स्थित होते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखें और अध्ययन करें। बीजांडकाय गुरु बीजाणु मातृकोशिका, बीजांडकाय गुरु बीजाणु द्वितीयक, गुरु बीजाणु चतुष्टक, सहायक कोशिका, अंड केंद्रीय कोशिका, 2 ध्रुवीय केंद्रक, प्रतिव्यासांत ध्रुवीय केंद्रक, केंद्रीय कोशिका, अंड, सहायक कोशिका, तंतुरूप समुच्चय। और बीजांड के अंग एवं व्यापक गुरु बीजाणु मृत कोशिका एवं डियाड तथा एक गुरु बीजाणु का ट्रेयाड चतुष्टक प्रदर्शित है। भ्रूणकोश के 1, 2, 4 तथा 8 न्यूक्लियर चरण तथा एक परिपक्व भ्रूणकोश परिपक्व भ्रूणकोश का एक आरेखीय प्रस्तुतिकरण बीजांड का बीजांड द्वार शीर्ष दिखाता है।
भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टतापूर्ण होता है। बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती हैं। इस अंड समुच्चय उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं तथा एक अंड कोशिका निहित होती है। बीजांड द्वारी छोर, जिसे तंतु रूप समुच्चय कहते हैं, पर एक विशेष सहायक कोश की स्थूलन होने लगता है, जो सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 अन्य कोशिकाएं निभागीय कैलाजल छोर पर होती हैं, प्रति व्यासांत एंटीपोडाल कहलाती हैं। बृहद केंद्रीय कोशिका, जैसा कि पहले बताया गया है, में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं। इस प्रकार की एक प्ररूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर यद्यपि 8 न्यूक्लीकृत वस्तुएं 7 कोशीय होता है। 2.2.3 परागकण। पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागकण एवं भ्रूणकोश में पैदा होता है। चूंकि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल हैं, अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को ही एक साथ लाना होता है। यह कैसे संपन्न हो, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागकण एक प्रक्रम है। पराग कणों परागकोश से झड़ने के पश्चात स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को परागकण कहा जाता है। परागगण की प्राप्ति के लिए पुष्पीय पादपों ने एक आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यूह विकसित किया। ये परागगण को प्राप्त करने के लिए बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं। क्या आप इस समय अधिक से अधिक बाहरी कारकों की सूची बना सकते हैं?